इंपॉर्टेंट पिलर्स जिनको समझे बिना, जिनके एनालिसिस किए बिना किसी भी एग्जाम को देना डिफिकल्ट तो है ही, लेकिन उस एग्जाम को क्लियर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी पीजी अड्डा 24/7 एंड वो दो इंपॉर्टेंट पिलर्स जिनको आपको समझने की जरूरत है अगर आप भी सीयूईटी पीजी 2026 को क्लियर करना चाहते हैं और आपने चूज करा है कि आपको ये जो एग्जाम है वो अपने इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में देना है, यानी कि जो आपका डोमेन है वो आपका इकोनॉमिक्स है। अब कौन से हैं वो दो इंपॉर्टेंट पिलर्स जिनको आपको समझना पड़ता है अगर आप सीयूईटी पीजी 2026 इकोनॉमिक्स का एग्जाम जो है उसका टारगेट लेकर चल रहे हैं? तो वो दो इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जैसे कि यहां पर मेंशन्ड है। सबसे पहला है सिलेबस, क्योंकि सिलेबस ही आपको एक पूरा का पूरा ब्रॉड आइडिया देता है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इस एग्जाम में आपको पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने। एंड उससे भी पहले आपको ये समझना होता है कि ये जो एग्जाम है इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कहां से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन कि आपको मार्क्स कितने मिलते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो आपके जितने भी डाउट्स हैं सीयूईटी पीजी 2026 का जो टारगेट लेकर चल रहे हैं अपने इकोनॉमिक्स के लिए, वो सारे ही होने वाले हैं क्लियर। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को समझने से कि एग्जाम पैटर्न आपका किस तरीके का रहता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो इकोनॉमिक्स है इसका जो पेपर कोड है, जो इस सब्जेक्ट कोड है आपके सीयूईटी पीजी एग्जाम में पर्टिकुलरली बात कर रही हूं मैं, दैट इज COQP10। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मूविंग नेक्स्ट टू सीयूईटी पीजी 2026 के बारे में अब हम पर्टिकुलरली बात करने जा रहे हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न किस तरीके का है। तो देखिए, हम लोग दो चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में एंड देन हम देखेंगे कि जो एनटीए के द्वारा आपको सिलेबस दिया जाता है, क्योंकि जो एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली बॉडी है दैट इज एनटीए, ठीक है। तो जो भी आपको सिलेबस दिया जाता है उस सिलेबस को समझेंगे, बट उससे पहले हम लोग देखेंगे आपका एग्जाम पैटर्न किस तरीके का है। अब सबसे पहले देखिए, जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर इस एग्जाम पैटर्न में आंसर किया जाएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात करूं तो बच्चे यहाँ पर आपको 75 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। 75 क्वेश्चंस। देन हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? हर क्वेश्चन यहाँ पर आपका 4 मार्क्स का है। ओके, तो हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं आप और अगर करेक्ट आंसर देते हैं तो यू विल गेट 4 मार्क्स। नेक्स्ट है कि क्या कोई नेगेटिव मार्किंग होती है? अब ध्यान रखना है कि यस, आपके सीयूईटी पीजी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, -1 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहती है। ओके, ड्यूरेशन कितनी रहती है? अब काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले ये 105 मिनट्स थी, अब जो सीयूईटी पीजी एग्जाम है उसमें जो ड्यूरेशन है वो 90 मिनट्स ही है, यानी कि आपको ये जो 75 क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसको आपको जो अटेम्प्ट करना है वो 90 मिनट्स में ही करना होता है। कमिंग नेक्स्ट टू टोटल मार्क्स, तो आप ये खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 75 क्वेश्चंस है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो टोटल पेपर जो आपका बनता है वो 300 मार्क्स का बनता है, ठीक है। यानी कि आपके जो मार्क्स कैलकुलेट होते हैं वो 300 मार्क्स में से देखा जाता है कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए। कमिंग नेक्स्ट टू मोड, ये सीबीटी मोड में होता है, यानी कि आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका यहाँ पर रहता है। नेक्स्ट, यहाँ पर किस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं? तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, यानी कि क्वेश्चन उसके ऑप्शंस एंड देन आपको करेक्ट आंसर उसमें से बताना होता है, उस आंसर को मार्क करना होता है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द एग्जाम पैटर्न ऑफ सीयूईटी पीजी और यही एग्जाम पैटर्न बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी रहता है। तो मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम पैटर्न पूरा का पूरा समझा दिया है। अब अगर हम लोग अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीज को समझ लें, दैट इज हर सब्जेक्ट का डिफरेंट सिलेबस है। तो अब हम बात कर लेते हैं आपकी दूसरी चीज, जो दूसरा पिलर है उसके बारे में, दैट इज सिलेबस। अब आप ये समझ लीजिए कि आपको जो सिलेबस दिया जाता है ना, वो सिलेबस आपको एक आइडिया देता है। आपको सिलेबस में कुछ ब्रॉडली कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, बट आपको ये समझना पड़ता है कि अगर सिर्फ एक टॉपिक लिखा है तो आपको उसको कितनी डेप्थ में पढ़ना है। और ये आपको कैसे समझ आता है? आपको ये समझ में आता है जब आप डेली क्लासेस अटेंड करते हैं, आप डेली पढ़ाई करते हैं एंड आप साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो आपको डेप्थ समझ में आती है कि आपको एक टॉपिक को किस लेवल तक जाकर पढ़ना है। चलिए फिर, अगर मैं अब सिलेबस के बारे में बात करूं तो देखिए, जो एनटीए की वेबसाइट पर आपको सिलेबस गिवन है इकोनॉमिक्स के लिए, उसमें मैं सबसे पहले बता दूं कि ब्रॉडली डिवीजन कर रखा है किस किस में। तो देखिए,
यहाँ पर ब्रॉडली डिवीजन कर रखा है इन सारे ही सब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो आपका जो सिलेबस है, मैं आपको अभी सिलेबस भी शो कर दूंगी। तो सिलेबस में आपको सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स गिवन है और माइक्रो इकोनॉमिक्स में काफ़ी सारे फिर टॉपिक्स मेंशन है, ठीक है। अब उन टॉपिक्स के अंदर भी बच्चे, आप टॉपिक्स कह लीजिए या आप चैप्टर्स कह लीजिए, उनके अंदर भी काफ़ी सारे सब टॉपिक्स गिवन है, वो अभी हम देखेंगे। बट ब्रॉडली इस तरीके से डिवाइडेड है 7 यूनिट्स में या 7 सब्जेक्ट्स में। कौन कौन से हैं वो? माइक्रो, मैक्रो, मनी एंड इन्फ्लेशन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन है। देन है आपके पास स्टैटिस्टिकल मेथड इन इकोनॉमिक्स जिसे हम एसएमई कहते हैं। देन मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स जिसे हम एमएमई भी कहते हैं। एंड देन इंडियन इकोनॉमी। तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से ब्रॉड डिवीजन है। मैं भी आपको सिलेबस भी शो कर दूंगी। ओके, अब जैसा मैंने कहा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको कुछ टॉपिक्स गिवन है और उन टॉपिक्स के अंदर कुछ सब टॉपिक्स गिवन है। तो पूरा का पूरा वो देख लेते हैं कि वो किस तरीके से है। सबसे पहले देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैं अगर आपको बताऊं तो मेनली आपको ये सारे टॉपिक्स गिवन हैं। आपसे कहा गया है कि आपको कंज्यूमर थ्योरी और बिहेवियर के बारे में पढ़ना है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, मार्केट इन चीज़ों को कवर करते हैं। तो आपको कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना है, आपको प्रोड्यूसर बिहेवियर पढ़ना है, आपको प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन मार्केट, इन सारी ही चीज़ों को पढ़ना है। अब मैंने क्या कहा कि इन टॉपिक्स के अंदर कुछ सब टॉपिक्स मेंशन है, यानी कि अगर जब आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर थ्योरी और बिहेवियर लिखा है तो कंज्यूमर थ्योरी और बिहेवियर के अंदर इन्होंने कुछ टॉपिक्स दिए हैं आपको, जिनको आप सब टॉपिक्स भी कह सकते हैं, जो आपको कवर करने हैं। अब जरा पूरा का पूरा सिलेबस देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का दिखता कैसे है। देखिए, ये आपका जो सिलेबस गिवन है ये वही मैंने यहाँ पर आपको शो कर रखा है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको कंज्यूमर थ्योरी और बिहेवियर कवर करना है और इसमें सारे ही सब टॉपिक जो मेंशन है, जैसे डिमांड, यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, कंज्यूमर सरप्लस, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है, ठीक है। सिमिलरली प्रोडक्शन थ्योरी, जैसा मैंने आपको यहाँ पर शो करा कि प्रोड्यूसर थ्योरी गिवन है आपको और यहाँ पर आपको प्रोड्यूसर थ्योरी में सारे सब टॉपिक्स को कवर करना है, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन मार्केट, इसमें आपको डिफरेंट जो भी हमारी मार्केट्स हैं, जैसे कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में जो भी हमारी मार्केट्स हैं, जो परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को पढ़ना होता है। और भी कुछ टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन्ड हैं, वो भी हमें करने होते हैं कवर, ठीक है। कमिंग नेक्स्ट टू योर मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले आपकी माइक्रो को देख लिया। अब हम अगर बात करें आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, तो सिमिलरली मैक्रो में भी क्या है, आपको 2 टॉपिक्स दिए हैं, आपको 2 चैप्टर्स दिए हैं, आपको 2 ब्रॉड डिवीजन दे रखे हैं कि आपको इस तरीके से कवर करना है। सबसे पहला क्या है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, इट इज अकाउंटिंग, ओके, नेशनल इनकम अकाउंटिंग और नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड इनकम एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। अगेन आपको नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो है एंड इनकम एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन है, इस तरीके से गिवन है। आपको नेशनल इनकम अकाउंटिंग पूरी कंप्लीट करनी है, आपको इनकम एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन में इन सब टॉपिक्स को करना है कवर, जो कि यहाँ पर आपके मेंशन है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा सिलेबस गिवन है। माइक्रो में कुछ आपके टॉपिक्स हैं, उनमें कुछ सब टॉपिक्स हैं। सिमिलरली मैक्रो में कुछ टॉपिक्स हैं, उनके कुछ सब टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। ओके, नाउ कमिंग टू मनी एंड इन्फ्लेशन। सिमिलरली मनी एंड इन्फ्लेशन में क्या है, मनी एंड इन्फ्लेशन में जो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, जो सारे टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन है, वो सारे के सारे टॉपिक्स हमने करने होते हैं कवर। जैसे कि अगर हम बात करें तो मनी है तो डेफिनेटली हम डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी जैसे कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, मनी मल्टीप्लायर, हाई पावर्ड मनी, हम लोग क्रेडिट क्रिएशन, फिलिप्स कर्व, जितनी भी मनी से रिलेटेड क्वांटिटेटिव थियरीज हैं हम लोग उनके बारे में करते हैं बात। और हम लोग आरबीआई, कमर्शियल बैंक, क्योंकि हम मनी एंड इन्फ्लेशन के बारे में बात हो रही है तो उससे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको हम कवर करते हैं इन टॉपिक्स के थ्रू, ठीक है। मूविंग नेक्स्ट टू, फिर क्या दिखाया था मैंने आपको, देखिए हम लोगों ने माइक्रो देख लिया, हम लोगों ने मैक्रो देख लिया। नाउ कमिंग नेक्स्ट टू योर मनी एंड इन्फ्लेशन हमने देख लिया। अब है आपके पास कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। अब इसमें आपको क्या क्या कवर करना होता है, तो देखिए कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये सारे ही टॉपिक्स हमें आपके कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन में कवर करने होते हैं। जैसे कि कैसे कैसे टॉपिक्स है, यहाँ पर आपको परमानेंट, रिलेटिव एंड लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। कुछ टॉपिक्स बच्चे ऐसे होते हैं जहाँ से रेपिटेडली हर ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप उन टॉपिक्स पर ज़्यादा एम्फेसाइज करें, उनका जो रिविजन है वो भी मल्टीपल टाइम्स करें और उनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं
थोड़ा सा आपको ये सारी चीज़ों को भी एनालाइज करना होता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जितने भी आपके कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट फंक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स बन सकते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर मेंशन्ड है। अलॉन्ग विद दिस मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो मंडल फ्लेमिंग मॉडल है जिसमें हम ISLM एंड BP कर्व को देखते हैं, और आपका एक ISLM मॉडल भी है जिसमें सिर्फ हम ISLM कर्व को देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये भी अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है यहाँ पर। देन इकोनॉमिक ग्रोथ में हम लोग दो मॉडल्स पढ़ते हैं, एक है आपका हार्ड-डोमर मॉडल एंड एक है आपका सोलो मॉडल। अगेन सोलो मॉडल से इस ईयर के पेपर में भी CUET PG 2025 में भी क्वेश्चंस देखे गए हैं, ठीक है। ये हो जाता है आपका कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। तो हम लोगों ने कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन को देख लिया, तो हम लोगों ने ये ऑलरेडी ये चार चीजें कवर कर ली हैं। नाउ कमिंग नेक्स्ट टू स्टैटिस्टिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स। तो अगर आपको याद हो तो 11th-12th में जब आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी, ठीक है, जिसमें हम लोग मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, उसके डिफरेंट मेथड्स, इंडेक्स नंबर्स, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो वही कुछ चीज़ें आपको यहाँ भी पढ़नी होती हैं स्टैटिस्टिक्स में। कौन कौन सी वो चीज़ें हैं देखिए। अगेन आपको मीन, मीडियन, मोड, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, क्वार्टाइल डेविएशन, एवरेज डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ से बन भी जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन से क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। कोरिलेशन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, एंड सिंपल रिग्रेशन मॉडल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सैम्पलिंग, ये कुछ चीजें हैं, ये जो टॉपिक्स हैं, ये वो मेंशन टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने होते हैं आपके स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन में या आपके सिलेबस में गिवन है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स। एक स्टैटिस्टिकल मेथड्स है जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स वाली चीज़ों को पढ़ते हैं, ये मैथमेटिकल मेथड्स है। अब इसमें क्या क्या है देखिए, इसमें हम लोगों को सेट्स एंड वेक्टर के बारे में पढ़ना होता है। ये कुछ टॉपिक्स आपको इनमें से वो भी लग रहे होंगे जो आपने 11th-12th की क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़े हम लोगों को डेप्थ में पढ़ने होते हैं, थोड़े इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने होते हैं, ठीक है। देन है फंक्शंस ऑफ वन एंड सेवरल रियल वेरिएबल्स, सिंगल एंड मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ से। देन इंटीग्रेशन, देन डिफरेंस इक्वेशंस है, आपके पास मैट्रिक्स है, आपके पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोबेबिलिटी है, एंड आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये आपको दिख ऐसे ही बस पॉइंटर्स में रहे, लेकिन इनमें काफ़ी सारी चीज़ों को आपको पढ़ना होता है जब आप ये पूरा का पूरा सिलेबस करते हैं कवर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक और द लास्ट चैप्टर, दैट इज इंडियन इकोनॉमी। अगर हम लास्ट उसके बारे में बात करें तो वो है आपका इंडियन इकोनॉमी। अब इंडियन इकोनॉमी बहुत वास्ट है, ठीक है, एक पॉइंट से शुरू होती है और वहीं पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और धीरे धीरे हम इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स को पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो जो इंडियन इकोनॉमी है उससे अच्छे खासे क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, इवन आपके माइक्रो एंड मैक्रो वाले पोर्शन से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो अगर इंडियन इकोनॉमी के बारे में मैं बात करूँ तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर करना है कवर, जैसे कि ओवरव्यू ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमी है, यहाँ पर आपके सारे टॉपिक्स मेंशन्ड है। आपको मैक्रो ट्रेंड्स में नेशनल इनकम, पॉपुलेशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें कवर करनी होती है। यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर में इन सारी चीज़ों को कवर करना होता है। देन यहाँ पर हम इकोनॉमी स्टेट को देखते हैं इंपीरियल कॉन्टेक्स्ट में। देन आपके पास इंपीरियल प्रायोरिटीज़ हैं, ये सारे टॉपिक। हो सकता है कि अभी अगर आप सिर्फ सिलेबस समझे तो आपको सब काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगेंगे, बट यही आपका सिलेबस है, इसी को आपको फॉलो करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना है और उनके बेसिस पर देखना है कि आपको हर टॉपिक को कितनी डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके अलावा है यहाँ पर फ्लोज एंड द कॉलोनियल इकोनॉमी, यानी कि हम इंडियन इकोनॉमी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको यहाँ पर समझते हैं किसी ना किसी तरीके से। उसके अलावा हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में पढ़ना होता है। फिर यहाँ पर है आपका पब्लिक इकोनॉमिक्स। पब्लिक इकोनॉमिक्स में हम लोग जनरली किस चीज़ पर फोकस करते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स पर। तो वही सारी चीज़ें हम लोग एक्सटर्नैलिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, किस किस तरीके से सारी चीज़ें चलती हैं वो सब कुछ हमने समझना होता है। देन बजट के बारे में बात करूँ तो CUET 2025 के एग्जाम में बजट के जो डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं, ठीक है, कि जो एक पर्टिकुलर ईयर का बजट आया उसमें कितना कितना फंड एलोकेटेड था, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन डेफिसिट्स है, पब्लिक डेट है, फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। फिर आते हैं हम टैक्सेशन के पोर्शन पे, और जब भी हम टैक्सेशन पढ़ते हैं तो डेड वेट लॉस पढ़ना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ओके। तो आपके पास डेड वेट लॉस एंड डिस्टॉर्शन है, एफिशिएंसी एंड इक्विटी कंसिडरेशंस है, एंड आपके पास है टैक्स इंसिडेंस, ऑप्टिमल टैक्सेशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ओके। देन आपके पास है इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी, जो हम इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ते हैं उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज आपको यहाँ पर करनी होती है कवर, जैसे कि एडम स्मिथ की, रिकार्डो की, हेक्सर-रोलिन मॉडल इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका अगेन, एंड न्यू ट्रेड थ्योरीज हम लोग यहाँ पर कुछ पढ़ते हैं, ओके। तो ये क्या था,
ये था आपका पूरा सिलेबस, किसका, आपके सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स का सिलेबस। एंड इसमें हम लोगों ने देख लिया कि आपको मेजरली ये सब कुछ कवर करना है और इन सब में आपको क्या क्या टॉपिक्स गिवन है और उन टॉपिक्स में आपको क्या क्या सब टॉपिक्स को करना होता है कवर, राइट। तो अभी तक हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को समझ लिया है एंड आई होप कि सारे ही स्टूडेंट्स को सारी ही चीज़ें रही होंगी क्लियर। अब अगर जो भी स्टूडेंट सीयूईटी पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड उनको प्रिपरेशन में गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, ताकि उनका जो ये एक ईयर का पीरियड है बिल्कुल भी वेस्ट ना जाए और नेक्स्ट ईयर जब आप एग्जाम दें तो आपका जो एग्जाम है वो क्लियर होने के जो चांसेस हैं वो सबसे ज़्यादा हों, ठीक है। तो इसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा बैच, दैट इज चाणक्य बैच, दैट इज पर्टिकुलरली फॉर सीयूईटी पीजी 2026 इकोनॉमिक्स। और आप इसको अगर परचेज करने के लिए मेरा कोड यूज़ करते हैं दैट इज PY19, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी है वो भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स के लिए वो इस बैच में कर सकते हैं एनरोल। तो ये था आपका पूरा का पूरा सिलेबस और पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न। ये दो इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा अगर आप इस एग्जाम को करना चाहते हैं क्लियर। तो इनको अच्छे से समझ लीजिए। एंड रही बात आपके सिलेबस की, जैसा मैंने आपको कहा था मैं शो कर दूंगी, तो यही है आपका पूरा का पूरा सिलेबस फॉर इकोनॉमिक्स, जो कि मैंने आपको इस तरीके से एनटीए की वेबसाइट पर आपका सिलेबस गिवन है। मैंने आपको थोड़ा इजी वे में समझ आ जाए इसीलिए मैंने आपको उस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। तो ये है आपका पूरा का पूरा सिलेबस, ओके। तो सिलेबस समझ लीजिए, एग्जाम पैटर्न समझ लीजिए एंड प्रिपरेशन को भी कर दीजिए स्टार्ट। थैंक यू सो मच।